हो रहा है आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ और फिर आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप अनाउंसमेंट में जाएंगे और लेक्चर वीडियो को सर्च करेंगे, अभी मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस डायग्राम को देख लेते हैं कहाँ गया। ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हाउ डज इंटरनेट वर्क्स, के इंटरनेट चलता कैसे है। मैं कोई मेल भेज रहा हूँ तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचती है और वो कांटेक्ट कैसे होता है, या मैं अगर कोई चीज़ है तो पहली चीज़ ये है कि इंटरनेट किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये लिखा हुआ है इंटरनेट किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो इट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है ना, यानी मैं एक मुल्क से किसी भी मुल्क में जाके कनेक्टिविटी, कहीं भी वेबसाइट पढ़ी हो, कहीं भी कोई चीज़ डेटा पढ़ा हो, तो आई कैन एक्सेस। ठीक है, और इसका जो सेटअप है वो क्लाइंट सर्वर है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे नेटवर्किंग का, तो उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा कि क्लाइंट क्या चीज़ है, सर्वर क्या चीज़ है। क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉन की वेबसाइट को रीड कर रहे हैं या किसी अखबार की वेबसाइट को रीड कर रहे हैं, तो आप एक क्लाइंट हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको पढ़ना। और सर्वर वो है जहां पर उसकी वेबसाइट पड़ी होगी या कंटेंट पड़ा होगा जिसको आप देख रहे हैं, और वो हजारों लोगों को सर्व कर रहा होगा। जैसे अखबार है तो उसको पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होंगे, तो ठीक है, तो दैट इज ए सर्वर जो कि सारे लोगों को कंटेंट दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये सर्वर का कॉन्सेप्ट है। सर्वर हमने पढ़ भी लिया था कि सर्वर वो होता है जो हैवी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, बहुत सारे लोगों को सर्व कर सके, उसकी हार्ड डिस्क और उसका जो पावर सप्लाई है वो बहुत डाउन टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर सर्वर डाउन हो गया तो फिर सारे लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी तरह से। ठीक है, तो ये हमने इंटरनेट इज एन एब्रीविएशन फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। नेटवर्क आपको मालूम है कि दो कंप्यूटर का या दो से ज्यादा कंप्यूटर का कनेक्ट हो जाना इज ए नेटवर्क। तो जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो एक्चुअली अगर वो होस्टिंग पाकिस्तान में ही है तो आप नेशनली एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो होस्टिंग उसकी दुबई में है या सिंगापुर में है या यूरोप में है या अमेरिका में है, तो फिर आप इंटरनेशनली उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां तक कैसे पहुंचेगा जरा हम देखते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए उस वेबसाइट का कोई एड्रेस होना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए कोई आपका पॉइंट ऑफ एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली नंबर है। अभी हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या चीज होती है। तो जैसे आपके घर के एड्रेस में अगर कोई अमेरिका से कोई चीज भेज रहा है, तो पहली चीज होगी कंट्री, फिर होगी सिटी, फिर आपका लोकल एड्रेस होगा। तो ये तीन चीजें हो गई, कंट्री, सिटी और लोकल एड्रेस। ठीक है ना, यानी मोहल्ले का नाम। फिर आखिरी चीज क्या हुई, चौथा, आपके हाउस का नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक जो एड्रेस है उसमें भी चार चीजें ही होती हैं एक्चुअली। वो 250 कैरेक्टर का या 3 डिजिट का एक एक्स, तभी हम देखेंगे उसको आईपी एड्रेस क्या चीज होती है, लेकिन वो मतलब उस एड्रेस से पहुंच पाएगा। सर आप स्लाइड स्लो मूव कीजिएगा, मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ये रोक के ना जरा बोल दिया करें कोई। बाज दफा मैं आपकी जो है ना वो चैट्स मिस कर जाता हूँ, क्योंकि वो अलग से देखनी पड़ती है जब वो हाईलाइट। सर जी समर, अपना प्रॉब्लम हो माइक गया ऑफ कर लीजिए। जी समर। सर। मैं वो प्रेजेंट थोड़ा लेट हो गया तो अटेंडेंस हाँ, तो बोलना। इसको ऐसा कीजिए, लेक्चर हो जाने दीजिए। जब लेक्चर खत्म होगा तो फिर मैं, आप रुक जाइएगा, बाकी लोग चले जाएंगे तो मैं अटेंडेंस ठीक है लगा। सर, थैंक यू। ठीक है, तो वो एड्रेस पे पहुंच पाएगा, उस पे ड्रॉप होगा, तो पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस कहलाता है वो एड्रेस जो है ना आपका एक्सेस पॉइंट। तो मैं उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचूंगा, एक डीएनएस एड्रेस होता है सर्वर का, वहां वो पहुंचाएगा। तो ये क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस इज एन आर्टिफिशियल डिमार्केशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल डिमार्केशन क्या है कि ये उस एड्रेस से वहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि
जब आप फॉर एग्जांपल जीमेल का एक अकाउंट है और जीमेल के किसी और अकाउंट पे ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आप पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस जीमेल ही है, वो सिर्फ इंडिविजुअल को देखेगा। लेकिन आप जीमेल से याहू पे भेजना चाहते हैं तो जीमेल एक अलग पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस है और याहू एक अलग पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस है। पूरी दुनिया में कहीं भी होगा ना तो जीमेल के उस पे जाके एक्सचेंज पे ड्रॉप हो जाएगा। फिर वो लोकल एड्रेस है, तो जीमेल को यूं समझ लीजिए एक कंट्री है, याहू एक कंट्री है, इसी तरह से एमएसएन एक कंट्री है। मतलब लॉजिकली समझा रहा हूँ कि वो एक आर्टिफिशियल डिमार्केशन है। जैसे होता है ना, ये मुल्क यहाँ से यहाँ तक, ये मुल्क यहाँ से यहाँ तक उसकी बॉर्डर है, तो इस तरह से वो एक डिमार्केशन है। और जब आप भेजते हैं किसी मेल को तो पहले उस मुल्क में पहुंच जाता है, वो याहू में पहुंच जाता है, फिर वो याहू में पूछेगा, पहुंचेगा तो फिर देखेगा कि इसकी ईमेल आईडी है कौन सी, और वो वहां जाके ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो फिजिकली नहीं लेकिन लॉजिकली आपकी एक आईडी होती है जिसको आप भेजते हैं, तो वहां तक जाके तो पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस कहलाता है, पॉप अप एड्रेस कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ईमेल एड्रेस का एक पॉप अप एड्रेस होगा। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब ये वहां तक पहुंचेगा कैसे? तो अगर आपने मेल भेजनी है अपने मुल्क के अंदर, फिर तो पूरे मुल्क में पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर आपने मुल्क से दूसरे मुल्क भेजनी है तो वो दूसरे मुल्क पे जाएगा, क्रॉस करेगा और उससे कांटेक्ट करेगा, वहां डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप घर में बैठे हुए और आप पहली चीज क्या करते हैं, आप अपने आईएसपी को कांटेक्ट करते हैं। आईएसपी, जब आप कहीं भेजना होती है मेल, तो आईएसपी क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से, और फिर वो आपको वहां तक ले जाता है जहां आपने एक्चुअली जाना है। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो ये वही इसी तरह से कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। तो पहला, आप इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होते हैं। इंटरनेट से कोई आपका वाईफाई लगा होगा, केबल लगा होगा, या टेलीफोन से तो अब नहीं होता है, लेकिन बहरहाल पीटीसीएल के थ्रू हो सकता है। तो आप किससे कनेक्ट होते हैं? अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसे कनेक्ट होता है? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम देखी थी, देख ली थी या नहीं देख ली थी मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल ये जो ब्लू वाली चीज है तो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है, तो इंटरनली कनेक्टेड है, सर्वर तक पहुंचना आपके लिए आसान है। लेकिन इसके थ्रू आएंगे तो पहले आप अपने घर में होंगे, फिर आईएसपी को कांटेक्ट करेंगे, आईएसपी, अब आप नेट के अंदर आ गए, और अब आप जो भी वेबसाइट कहेंगे उसका एक एड्रेस होगा, उस तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका जो एक्सेस है या जो इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए, वरना तो क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और उस ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो ट्रैफिक का मतलब ये है कि एक बड़ा गेट हो जहां से बहुत सारे लोग आ सकें, जा सकें। तो इसका मतलब है इसको इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो फिर हमने कहा कि एक हम बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, तो बैकबोन क्या चीज है? जो नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है और उसकी जो बैकबोन है, यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज को, जैसे अगर आप एक मुल्क है, एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत चौड़ी चौड़ी रोड होगी कि वहां ट्रैफिक जैम ना हो, इंटर सिटी जो है कनेक्टिविटी। फिर शहर के अंदर आएंगे तो सड़कें और छोटी होंगी, मोहल्ले के अंदर जाएंगे तो सड़कें और छोटी होंगी, ट्रैफिक कम होता है ना मोहल्ले के अंदर। मोहल्ले के अंदर उतना ट्रैफिक नहीं होगा जितना एक नेशनल हाईवे पे होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब आप देख रहे हैं तो एक मुल्क का दूसरे मुल्क से जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप कराची को जब यूरोप से मिलाते हैं तो दुबई में एक बहुत बड़ा आपने केबल डाला हुआ है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो दैट इज द बैकबोन। तो आपस में जो सर्वर्स कनेक्ट हैं वो थ्रू एक बैकबोन है। तो वो बैकबोन कैसे हैं? तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ली हुई है और वो केबल डाले हुए हैं, और वो प्रोटोकॉल, वो केबल और वो चीजें स्टैंडर्डाइज हैं। तो ये एक डायग्राम है, अगर आप देखना चाहें तो ये जो ब्लू कलर है, जो आप इसको अगर आप देखें, कहाँ गया मेरा माउस, ये आप ये लोकली एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत पतली पतली लाइन है। लेकिन आपस में जो कनेक्ट है, जो
बैकबोन है जो ब्राउन कलर में, और ये आपको नजर आ रही है, ये आपको दिख रही है कि मोटी थिक केबल बड़ी हुई है ताकि आप कंजस्टेड ना हो। और दूसरा राउटर लगे होते हैं इसके अंदर, जो राउटर आपको एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल आप यहाँ आना चाहते हैं और आप कहीं यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक ऑप्शन ये है, यहाँ से आने के बाद एक ऑप्शन ये है, यहाँ से आने के बाद एक ऑप्शन ये है। तो ये क्या करता है, राउटर्स क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंट राउटर्स हैं, ये क्या करते हैं, आपको शॉर्टेस्ट पाथ से लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रैफिक हो, ये सेकंड्स के अंदर हो रहा है, नैनो सेकंड्स के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर उसमें कंजेशन होता है तो बड़े पाथ से भेज देगा आपको, और आपके ट्रैफिक को रोकेगा नहीं। तो अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगेगा कि वो स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो नैनो सेकंड में किसी और जगह से आपको कंजेशन की वजह से ले जाएगा, ठीक है, अनलेस के बैंडविड्थ खराब हो जाए, बैंडविड्थ स्लो हो जाए। तो इंटरनेट के ऊपर पहले ट्रैफिक बहुत होता था, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी, एक पेज डाउन करने में 1 मिनट लगता था या आधा मिनट लगता था, अब ठक ठक आ जाता है। तो उसकी वजह स्पीड है, दूसरी वजह उसकी स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बैकबोन का मतलब है जो मोटे मोटे केबल डाल दिए गए हैं एक दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, स्ट्रॉन्ग बैकबोन। तो आई एम नॉट बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा एज ए सीएस स्टूडेंट हमें पता इंटरनेट क्या चीज होती है, किस तरह से कनेक्ट होती है, ठीक है भाई। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ कोई सवाल अभी तक? बैकबोन समझ में आ रही है? इंसान की बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है ना, कि अगर वो टूट जाए तो आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी है कि ये बैकबोन आपकी, ठीक है। सॉरी मेरा माउस नहीं चल रहा, 1 मिनट, ठीक, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट कैसे कम्युनिकेट करता है? तो अगर आप अपने घर से बैठ के किसी और जगह पर जाना चाहते हैं, जब मैसेज भेजना चाहते हैं, तो कैसे होता है? तो पहला प्रोसेस ये है कि जब आप किसी के पास भेजते हैं और दूसरी जगह वो जाता है, तो देयर हैज टू बी हैंड शेकिंग, ठीक है। तो जैसे आप एक दूसरे को जब पहचानते हैं तो जाके हाथ मिलाते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो इसी तरह से अगर एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर रही है तो क्या करती है कि वो कुछ, देयर हैज टू बी सर्टेन प्रोटोकॉल, वो बताती है कि मैं कौन हूँ और मैं किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहती हूँ और कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ देना चाहती हूँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हैंड शेकिंग। तो जब आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो होता क्या है कि जनाब, एक मशीन दूसरी मशीन का डेटा ट्रांसफर करने से पहले पूछती है आप कौन हैं और किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, तो सेट ऑफ पैरामीटर्स क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, ये सेकंड्स के अंदर हो रही है तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अगर आप डीएचएस में आना चाहते हैं तो हर आदमी नहीं आ पाएगा, आपसे आईडी कार्ड पूछी जाएगी, देयर हैज टू बी अ प्रोटोकॉल, फिर आप आएंगे, फिर यूनिवर्सिटी में आके आप आए, क्लास करें, पढ़ें, ठीक है। तो जब भेजा जाता है, इंटरनेट में कम्युनिकेशन होती है, तो क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से हैंड शेक करती है। हैंड शेक का मतलब है मैं कौन हूं और मैं कहाँ भेज रही हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक हैंड शेकिंग, ठीक है। और अगर वो हैंड शेकिंग नहीं होगी तो आगे नहीं जा पाएगा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। अगर आप सेकंड पैराग्राफ पढ़े, इट्स अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे बात करेगी, सेट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है, टू एंटिटीज में, बिफोर नॉर्मल कम्युनिकेशन इज ओवर, ओवर द चैनल बिगिंस, ठीक है। तो इस तरह से वो बात करेगी। यूं समझ लीजिए कि अगर मैं किसी बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ तो पहले चौकीदार पूछेगा मैं कौन हूँ, अगर मैं वैलिड, मेरे पास आईडी कार्ड है, तो मुझे गेट खोलेगा, अंदर जाने देगा। तो एक बहुत बड़ी नेटवर्क है जिसमें मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास यूजर आईडी होगी, पासवर्ड होगा, और मुझे घुसने के लिए, एंटर होने के लिए एक इजाजत लेनी पड़ेगी। तो इफ आई एम ए वैलिड यूजर तो मुझे इजाजत मिल जाएगी, ऑथेंटिकेट हो जाएगा मेरा। तो आई एम ऑथेंटिकेटेड तो फिर मैं जा सकता हूँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस मालूम है? आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी को नहीं मालूम है आईपी एड्रेस क्या होता है भाई?
तो IP address is a uniquely identified every computer and device connected to the internet. जब आप भेजते हैं किसी चीज को तो आपका एक अपना एड्रेस होता है और जहां भेज रहे होते हैं उसका अपना एड्रेस होता है, तो वो पूछते हैं वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है ना? कैसे पूछता है? पहले कंट्री कौन सी है, फॉर एग्जांपल याहू पे या गूगल पे मैं मेल भेज रहा हूँ तो गूगल के सर्वर तक वो पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया में गूगल कहीं एक मेल को डाउनलोड करता होगा। ठीक है, तो वो IP एड्रेस से पूछता हुआ पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीका कार है लिखने का, 1 2 3 4 कैरेक्टर। ठीक है ना? क्वाड डॉटेड लिख रहे हैं आप, 00100। एक्चुअली ये इसको इस तरह से लिखते हैं, 3 कैरेक्टर में लिखते हैं। ये जो 1 लिखा हुआ है ये एक्चुअली 001 है, ये 00 इस तरह से है। पता नहीं है, ब्लैक कलर। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ सब 3 3 कैरेक्टर होंगे। देख रहे हैं आप, ये 3, ये 3 और ये 3। तो इनको कहता है कि ये तो जो भी IP एड्रेस होता है, अब ये डायनेमिक भी होता है और फिक्स्ड भी होता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो डायनेमिक को एक्सेप्ट नहीं करती, ज्यादातर करती हैं, लेकिन कुछ जो सिक्योर होती हैं वो क्या करती हैं, कहती हैं कि आपके पास IP एड्रेस। तो क्या होता है जब भी आप करते हैं तो अभी देख रहे हैं, अभी अगर ये जुमला पढ़ें तो IP एड्रेस इज सिमिलर टू योर स्ट्रीट एड्रेस, बट स्ट्रीट एड्रेस का मतलब है आप तक पहुंचने के लिए जो सर्वर भेजेगा वो आपकी मशीन तक कैसे पहुंचेगा। जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको एक IP एड्रेस असाइन कर देता है। ठीक है, IP एड्रेस जब भी आप मांगते हैं तो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपकी ID उस तक पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपकी घर का एड्रेस है, तो घर का एड्रेस तो फिक्स होता है, लेकिन जब आप भी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करते हैं तो एक, जब भी सर्वर पे जाते हैं तो एक IP एड्रेस आपको मिल जाता है। तो जब भी आपकी कम्युनिकेशन होगी उसकी और आपकी थ्रू IP एड्रेस होगी, तो इधर उधर नहीं जाएगा, आप ही तक पहुंचेगा। आप तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू IP एड्रेस। ठीक है, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं IP एड्रेस कैसे होता है, क्या होता है, कंट्री कैसे होती है, लेकिन भारत से पता चल जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, ईच IP एड्रेस जब आप कनेक्ट करते हैं, ईच टाइम यू कनेक्ट टू योर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, इट असाइंस यू न्यू IP एड्रेस कॉल्ड डायनेमिक। तो होता क्या है कि कुछ IP एड्रेस हैं जो आपको असाइन हो जाते हैं, और जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो आपको नहीं होता है, एक्चुअली उस IP एड्रेस को होता है, और IP एड्रेस क्योंकि आपका होता है तो आप तक वो पहुंच जाता है। अब ये बहुत क्विकली हो रहा होता है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें वो कहता है फिक्स्ड IP, तो फिर वो आपको लेना पड़ता है, उसके अलग से पैसे होते हैं, और आप जब भी कनेक्ट करते हैं उसी IP से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको अंदर नहीं आने देगी। ठीक है ना? तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि वो तरह से। ठीक है, तो डायनेमिक IP एड्रेस क्या होता है? जब भी आप किसी चीज से कनेक्ट करते हैं तो आपका IP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, नॉट IP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक डायनेमिक IP एड्रेस देता है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है सर्वर से, और आप एक क्लाइंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। फिर हु रन्स द इंटरनेट, किसी को मालूम है कि इंटरनेट कौन चला रहा है? तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल्स हैं जो चला रहे हैं। तो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ISOC का, जो इंटरनेट सोसाइटी है। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं भी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा आपको। तो इट इज ए प्रोफेशनल बट नॉन प्रॉफिट सोसाइटी। तो कोई बताएगा नॉन प्रॉफिट क्या चीज होती है और प्रोफेशनल क्या चीज होती है? कोई बता सकता है नॉन प्रॉफिट क्या चीज होती है? मालूम है? एनीबॉडी? व्हाट इज नॉन प्रॉफिट? एनीबॉडी? सर जो चार्ज नहीं मतलब करते। जी, मतलब बताइए। चार्ज? जी, चलिए, आवाज नहीं आ रही है कुछ लोगों की। अच्छा,
हाँ, ये चार्ज नहीं करती प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड। चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी पालने हैं और अपना घर भी चलाना है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है, काम इसलिए नहीं कर रही होती कि हमें कोई, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, बैंक नहीं है कि पैसे कमाने हैं। तो एक प्रोफेशनल बॉडी है। प्रोफेशनल का मतलब है लोग क्वालिफाइड होंगे, नॉलेजेबल होंगे और इंडस्ट्री में कहीं काम करते होंगे। इसको चलाने के लिए अपने जो काम है उसके पैसे ले लेते होंगे, लेकिन उसका काम प्रॉफिट करना नहीं है। अगर मैंने 4 दिन दे दिए तो चार्ज ना करना प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। ठीक है, नहीं ये बात नहीं है संगीत, फ्री में काम नहीं करते हैं। डीएचए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डीएचए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डीएचए सुबह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रॉफिट कमाना है भाई, पैसे कमाने हैं। पता नहीं, चले वैसे यूनिवर्सिटी को नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। कमर्शियल होती है या नॉन प्रॉफिट होती है? तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बैंक है, सारी चीजें। जी सद्दाम, कोई सवाल है आपका? सद्दाम, अपने आप को अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए। सद्दाम, आप सवाल है नहीं तो? नहीं सर, वो गलती से लग गई। अच्छा, तो इसको हटा दीजिए। सर को नजर आ रहा है आपका हाथ, इसको। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल। अभी मैं उसकी वेबसाइट पे ले जाके आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा पुराना डेटा है, 80 ऑर्गेनाइजेशन है, 228 तकरीबन 30,000 के करीब इंडिविजुअल्स हैं और हर कंट्रीज से हैं। तो 180 कंट्रीज से सारे लोग हैं। तो इनका कुछ एजेंडा है। सदाम, अपना हाथ नीचे कर लीजिए, उसको अनरेज कर लीजिए तो हो जाएगा। तो ये क्या करती है? ये प्रोवाइड्स करती है लीडरशिप एड्रेसिंग इश्यूज that confront the future of the internet and its organizational home for the groups responsible। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें ये एड्रेस करती है। पहले तो ये आपको उसको वेबसाइट पे ले जाके मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। देखिए, ये वेबसाइट है जो आपको एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हजारों लोग हैं जो इस सोसाइटी में हैं और ये काम करते हैं। तो ये एक्चुअली वही है, internetsociety.org। इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इस पे आप जाके देख लीजिएगा। क्यों देख लीजिएगा? इसलिए कि एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको आम लोगों से ज्यादा पता होना चाहिए। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट जाके देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे वर्ल्ड वाइड क्या होती है, तो आपकी नॉलेज आम आदमी से अच्छी होनी चाहिए। नेट की हिस्ट्री देखिए, नेट की हिस्ट्री है यहाँ पर, आप जाके पढ़ सकते हैं नेट की हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो सकता है। फ्रॉड प्रिवेंशन, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं और अमेजोन अमेरिका से कोई किताब खरीद रहे हैं, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि एक फ्रॉड अमेजोन हो और वो आपसे पैसे ले ले और आपके पैसे खा जाए। तो फ्रॉड मुमकिन है, नेट के ऊपर फ्रॉड। ठीक है, मुल्क के अंदर है तो अलग कानून होंगे, जिस तरह से आप साइबर क्राइम एक चीज है। तो साइबर क्राइम ये है कि अगर कोई फ्रॉड करे, कोई आपकी चीज उठा ले, प्राइवेसी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो फिर आपका मुल्क आपके साइबर क्राइम के अंदर आता है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में है और आपके साथ बैंक अकाउंट है पाकिस्तान के बैंक के साथ, लेकिन चाइना से कोई इसको हैक कर लेता है और पैसे ट्रांसफर कर लेता है, तो अब क्या होगा? तो दैट इज एन इंटरनेशनल फ्रॉड। तो अब उस पर कैसे होगा? तो यहाँ की जो इंटरनेट सर्विस है वो सीआईए को इन्फॉर्म करेगी और फिर सीआईए, सॉरी सीआईए कह रहा हूँ, यहाँ की जो एफआई है या जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो करती है, तो यहाँ की जो एजेंसी है पाकिस्तान की, वो फिर चाइना से कांटेक्ट करेगी। तो कोई सोसाइटी होनी जरूरी है जो पता चले कौन आए थे, किस आईपी एड्रेस से आए थे, किस मुल्क से आए थे। आप समझ रहे हैं? तो ये साइबर लॉज और ये साइबर क्राइम
तो इसके लिए कुछ रूल्स होने जरूरी है, कुछ फोर्स होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये फ्रॉड प्रिवेंशन। फिर आपका कोई डेटा किसी ने उठा लिया, दैट इज योर प्राइवेसी। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई चीज आपने बनाई है और आपकी नेट पे है, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन आप पाकिस्तान में हैं और जिसने कॉपी की है वो किसी और कंट्री में है, तो फिर क्या होगा? तो देयर हैज टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह, इसलिए ये एक सोसाइटी बनी हुई है जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अगर आपको याद तो क्या होगा, आपने तो सारी ये वेबसाइट्स देखी है, com.org.net.biz.edu। जिस तरह तो पहले, आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं थी। तो पहले सिर्फ कॉम होती थी। .com का मतलब है कंपनी, कॉम एब्रीविएशन है कंपनी का, org एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और नेट एब्रीविएशन है नेटवर्किंग का, बिज एब्रीविएशन है बिजनेस का, edu जो है एब्रीविएशन है एजुकेशन का, gov एब्रीविएशन है गवर्नमेंट का, टीवी तो आपको मालूम है। तो इसी तरह से पहले कंट्रीज वाइज नहीं होती थी, अब जो डोमेन मिलती है आपको .pk, तो आपको मालूम है पाकिस्तान है, .ae का मतलब है दुबई, .us का मतलब है अमेरिका, .uk का मतलब है इंग्लैंड, ठीक है। तो IN का मतलब है इंडिया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि जब एनवायरमेंट एडवांसमेंट हुई, ज्यादा वो चाहिए, अच्छा ये अटेंडेंस वाली चीज अभी नहीं भेजा करें सर को। अब जब अटेंडेंस का टाइम हो गया तो फिर वो उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो तो मुझे बता दें, वरना फिर वो डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए फिर आपने फर्स्ट सच ग्रुप बनाया जिसको इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN बनाया, और ह्यूमन फ्रेंडली चीजें बनाई। तो पहले ह्यूमन फ्रेंडली नहीं थी, बहुत मुश्किल होती थी। .com हुआ करता था, फिर .org हो गया, फिर ये सब हो गया। तो ह्यूमन फ्रेंडली का क्या मतलब है? जैसे ये नीचे लिखा हुआ है don.com, तो एक्चुअली कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड don.com, लेकिन ह्यूमन समझता है don.com। जब आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं और अपने सर्च इंजन में .com डालते हैं, डॉन DAON, या कोई भी वेबसाइट डालते हैं, CNN डालते हैं या DHU डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसके पीछे एक नंबर होता है जो IP एड्रेस होता है, उसके पीछे जाके वो उसको ढूंढ के ले आता है, और वो किसी एड्रेस की फॉर्मेट में बात हो रही होती है, लेकिन आपको नजर आ रहा होता है ये वाला नाम, ठीक है। तो आपके लिए DSU का नाम याद रखना आसान है, डॉन का नाम याद रखना आसान है, BBC का नाम याद रखना आसान है। जो वेबसाइट के नाम है वो याद रखना आसान है, लेकिन एक्चुअली वो कन्वर्जन हो रही होती है। तो ये सब किसने किया? एक सोसाइटी बनी, उसने सजेशन दी कि भाई ऐसे कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब कंपनीज के नाम पे आपको एड्रेस मिल जाते हैं, डोमेन रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। तो डोमेन रजिस्टर आप कर लेते हैं, लेकिन बैक एंड में उसका एक नंबर होता है जो यूनिक होता है, ठीक है। जैसे आप अपनी कंपनी खोलें और उसको अपने नाम से .com रख दें या .pk रख दें, तो वो उसका ट्रांसलेशन होता है। तो ये कौन करता है? यही जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी मैंने वेबसाइट दिखाई है, ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि इंटरनेट क्या है, कनेक्टिविटी है, लेकिन उसकी एक गवर्नेंस है, उसकी एक बॉडी है जो नॉन प्रॉफिट है, उसका काम पैसा नहीं है, लेकिन बहरहाल मसलों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज, क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज, ठीक है किसी को सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चैलेंज? ठीक है, तो अटेंडेंस वाले लोग जो रुक जाएंगे, जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा आप उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक लेक्चर खत्म हो गया, इसको यहीं तक रखते हैं। और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, और जो अटेंडेंस इनकी रह गई है वो जरा रुक जाइए ताकि मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। तो पहले हम सवाल ले लेते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बता दीजिए वरना फिर क्लास को ऑफ कर लेते हैं। और एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई चीज सर ने बोली तेज या जल्दी जल्दी, एनीथिंग? सब क्लियर है? देखिए, आप मेरे सामने नहीं है और मैं आपके सामने नहीं हूं, तो
बेहतर ये कि कोई मुझे बता दे कि समझ में आ गया है, कोई सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है सर? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम इसको रोक लेते हैं और फिर जो लोग ये अटेंडेंस के इश्यूज हैं वो